A very good day to all of you. As you know, the topic that we are studying at present is agriculture regionalization. In the previous e-video of agriculture regionalization, that was part 1, we studied about the concept of agriculture regionalization, what and why is agriculture regionalization important in the study of agriculture. And in today's video, we will study about the approaches to the study of agriculture regionalization, or the basis on which we do regionalization of agriculture areas. हमारे पिछले ई वीडियो में हमने कृषि प्रादेशिकरण का परिभाषा और महत्व का अध्ययन किया था, और आज हम कृषि प्रादेशिकरण के उपागमों का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि प्रदेश की संकल्पना एक महत्वपूर्ण संकल्पना है, और प्रादेशिकरण कृषि भूगोल के अध्ययन का एक प्रमुख तरीका है। यह जो कृषि प्रदेश की संकल्पना है, इसके अध्ययन के लिए जो उपागम यूज़ किए जाते हैं उनको 5 प्रमुख समूहों में विभक्त किया जा सकता है। जो पहला समूह है अप्रोचेस टू एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन या कृषि प्रादेशिकरण की उपागमों में, वह है परंपरागत उपागम। इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने किया जब 1940 में कृषि प्रदेशों के जो सीमांकन किया गया वो धरातली स्वरूपों के आधार पर किया गया। इस परंपरागत उपागम में 2 बेसिक फैक्टर्स के बेसिस पर प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। पहला है वहाँ के धरातलीय स्वरूपों के आधार पर, जैसा कि हम कहते हैं कि यह एक मैदानी क्षेत्र है, यह एक तटीय क्षेत्र है, या ये पहाड़ी क्षेत्र है। इस तरीके से जो धरातलीय स्वरूप है उस क्षेत्र का, उसके बेसिस पे वहाँ के जो एग्रीकल्चर स्पेशल पैटर्न्स होते हैं उनके बेसिस पर जब हम रीजनलाइजेशन करते हैं तो वो धरातलीय स्वरूपों के आधार पर परंपरागत उपागम के अनुसार किया गया कृषि प्रादेशिकरण होता है। और परंपरागत उपागम में जो दूसरा तरीका होता है, जिसके आधार पर जो दूसरा कारक होता है, जिसके आधार पर कृषि के प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, वो है जलवायु के आधार पर। हमने अपने कृषि भूगोल के अध्ययन में शुरू से ये देखा है कि कृषि को जो 2 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वह उस क्षेत्र की धरातलीय स्वरूप और मृदाएं, और दूसरा है उस क्षेत्र की जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत उस क्षेत्र के तापमान का वितरण और वर्षा का वितरण आता है। तो जलवायु के आधार पर जो परंपरागत उपागम के अंतर्गत कृषि का प्रादेशिकरण किया गया, वह अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया। जो ये परंपरागत उपागम पद्धति है, यह कृषि प्रादेशिकरण की सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है, क्योंकि शुरू से ही यह माना जाता रहा है कि कृषि को क्षेत्र की जलवायु और क्षेत्र का धरातल और उसकी मृदाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और जब कृषि का अध्ययन किया गया तो यह बात सिद्ध हुई कि जलवायु और धरातल के अनुसार फसलों का और कृषि करने के तरीकों का डिफरेंस होता है।
तो पहला जो उपागम है कृषि प्रादेशिकरण के लिए और सबसे पुराना जो उपागम है वह है परंपरागत उपागम। सेकंड जो उपागम यूज़ किया जाता है वह है कृषिगत आर्थिक संगठनात्मक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत वास्तविक भूमि के स्थान पर उस भूमि उपयोग से जो आर्थिक संगठन उत्पन्न होता है उसको आधार माना जाता है। इस उपागम के अंदर कृषि एक आर्थिक गतिविधि और एक उद्यम के रूप में मानी जाती है और कृषि का अध्ययन एक उद्यम या आर्थिक गतिविधि के रूप में ही किया जाता है। इस के हिसाब से जो कृषि की फसलें हैं उनका जो आर्थिक संगठन है उसके अकॉर्डिंग कृषि क्षेत्रों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जैसे कि वो कमर्शियल क्रॉप जोन है या कि वो इंटेंसिव लाइवलीहुड क्रॉप जोन है। मतलब वहाँ जो कृषि की जा रही है वो वाणिज्यिक फसलों की कृषि हो रही है या फिर वो जीवन यापन कृषि का प्रकार है। इसी तरीके से वहाँ वो डेयरी फार्मिंग है या दुग्ध उत्पादन कृषि की जा रही है। इस तरीके से जो फसलें या उत्पादन है उसके आर्थिक संगठन पर कृषि प्रदेशों का जब सीमांकन किया जाता है तो वह कृषिगत आर्थिक संगठनात्मक उपागम है। इस प्रकार के कृषि प्रदेश पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अध्ययन के लिए सीमांकित किए गए और बाद में हमारे भारत में भी कृषिगत आर्थिक संगठनात्मक उपागम के अनुसार कृषि प्रदेशों का अब सीमांकन किया जा रहा है और आर्थिक संगठन के अनुसार ही कृषि विकास के लिए नीतियों और योजनाओं का बना करके क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो सेकंड जो उपागम है वो है कृषिगत आर्थिक संगठनात्मक उपागम। थर्ड या तीसरी जो उपागम कृषि प्रादेशिकरण हेतु उपयोग में ली जाती है वह है बहुकारक उपागम। इसके अंतर्गत कृषि प्रदेशों का परिसीमन कृषि के प्रभावक तत्वों के आधार पर किया जाता है और इन जो प्रभावक तत्व और कारक हैं इनके अंतर संबंधों और अंतर प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग बेरी ने किया था और फिर इसका प्रयोग कोस्ट्रोविकी ने किया जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ दैट इज़ इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन के 1972 का जो सर्वे हुआ था उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर रीजन्स का जो स्टडी किया उन्होंने और एग्रीकल्चर रीजन्स को जो डीलिमिट किया वो कोस्ट्रोविकी ने इस बहुकारक उपागम के उपयोग करके और किया था। और कोस्ट्रोविकी के जो विश्व स्तर पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन 1972 में किया गया, कोस्ट्रोविकी की अध्यक्षता में वो बहुकारक उपागम का प्रयोग करते हुए किया गया था। शस्य संयोजन उपागम कृषि का जो सबसे बेसिक फैक्टर होता है वो है वहाँ पे क्या उत्पादन किया जा रहा है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, कौन सा क्रॉप उगाया जा रहा है या उत्पादित किया जा रहा है। तो उस क्षेत्र में क्या एक ही क्रॉप उगाया जा रहा है या मल्टीपल क्रॉप कॉम्बिनेशन है या क्रॉप्स के साथ पशुपालन भी किया जा रहा है। तो ये जो शस्य संयोजन का जब अध्ययन किया जाता है कृषि प्रादेशिकरण के लिए तो वह शस्य संयोजन उपागम है।
इस शस्य संयोजन उपागम को बेसिकली दो तरह से उपयोग किया जाता है। एक तो है एक पक्षीय प्रदेश उपागम, जिसमें किसी एक फसल के विश्व वितरण का अध्ययन किया जाता है, जैसे राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, या विश्व में चावल उत्पादन क्षेत्र, या विश्व में गेहूं उत्पादन क्षेत्र। इस तरीके से हम किसी एक फसल के उत्पादन और वितरण का जब अध्ययन करते हैं तो वह एक पक्षीय उपागम होती है। और बहुपक्षीय उपागम के अंतर्गत प्रादेशिक स्तर पर कृषि के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनेक विशेषताओं पर आधारित तथ्यों को किसी एक क्षेत्र के बेसिस पर स्टडी किया जाता है। इस विधि में कृषि अभिलक्षणों से संदर्भित पक्षों को तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषित किया जाता है। इस बहुपक्षीय उपागम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्षेत्रीय स्तर पर एक रूपता का जो अभाव होता है, उसकी वजह से इसका अध्ययन कठिन हो जाता है। और क्योंकि किसी प्रदेश में बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं एक साथ, तो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की जब स्टडी करनी होती है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो बहुपक्षीय उपागम होता है, इसके अंदर कृषि के जो शस्य संयोजन हैं उसके साथ साथ ही कृषि उत्पादन क्षमता और कृषि की जो पद्धति है और जो प्रकारिकी है, उन सब को सम्मिलित करके और कृषि प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। तो शस्य संयोजन उपागम के अंतर्गत दो प्रकार के उपागम लेते हैं, किसी एक शस्य के वितरण और उत्पादन का अध्ययन, या किसी एक क्षेत्र में विभिन्न शस्यों के वितरण और उत्पादन का अध्ययन। जो नेक्स्ट या पांचवी अप्रोच है एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन की, वह है प्राविधिकीय ज्ञान उपागम। वर्तमान समय में कृषि के विकासात्मक पक्षों के ध्यान में रखते हुए कृषि प्रदेशों के निर्धारण हेतु प्राविधिकीय ज्ञान उपागम को अध्ययनकर्ताओं, भूगोलवेत्ताओं और जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि कृषि विकास के लिए तकनीकी और प्राविधिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और ये तकनीकी और प्राविधिक जो विकास हुआ है, उसी के कारण विश्व में कृषि उत्पादकता बढ़ी है। इस उत्पादकता के लिए एल्बर ने दो तथ्यों को उत्तरदायी माना था। पहला तो था उस क्षेत्र के जो कृषक हैं उनका प्राविधिक ज्ञान का क्या स्तर है। कृषक कितना शिक्षित है, और शिक्षित होने के साथ साथ ही उसका जीवन स्तर किस तरीके का है, और क्या वो नई प्राविधि और तकनीक का उपयोग करने के लिए तैयार है। अगर वो उपयोग करने के लिए उस तकनीक का तैयार है, तो फिर जो सेकंड फैक्टर आता है वो है कि प्रति व्यक्ति उपलब्ध संसाधन। ज्ञान तो उपलब्ध है, कृषक उसे यूज़ भी करना चाहता है, पर अगर उसके पास पूंजी उपलब्ध नहीं होगी तो शायद वो उस नई तकनीक को उपयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, उस नई तकनीक का उपयोग करने के लिए जो उसे ट्रेनिंग चाहिए, जो उसे हेल्प चाहिए, या जो उसे सपोर्टिंग फैक्टर्स चाहिए, जैसे कि
वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, यातायात की अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो उन्नत बीज और फर्टिलाइज़र्स तो उपयोग करना चाह रहा है, पर क्या वो फर्टिलाइज़र्स उस क्षेत्र में उसे अवेलेबल हैं, यातायात के साथ साथ क्या उन फर्टिलाइज़र्स का बाज़ार है वहाँ, ये भी जो फैक्टर्स हैं वो भी उस प्राविधिक ज्ञान के यूज़ में अफेक्ट डालते हैं। तो प्राविधिक ज्ञान उपागम के अंतर्गत प्राविधिक ज्ञान के स्तर का तो अध्ययन किया ही जाता है, उसके साथ साथ ही उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों का भी अध्ययन आवश्यक होता है। एल्बर ने विश्व के देशों का कृषि प्रादेशिकरण करते समय यह माना कि प्राविधिक ज्ञान से प्राकृतिक संसाधनों को लाभोन्मुख बनाया जा सकता है, क्योंकि उनका ऑप्टिमम या अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है, उनके वेस्टेज को रोका जा सकता है, जबकि प्रति व्यक्ति संसाधन का आकलन उपलब्ध संसाधन एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। विश्व के सभी देशों में भिन्न भिन्न रूपों में उपलब्ध संसाधन और प्राविधिक ज्ञान के स्तर का समन्वय देखने में मिलता है, और इसी के बेसिस पे प्राविधिक ज्ञान उपागम के अनुसार विश्व में कृषि प्रदेशों का निर्धारण और सीमांकन किया गया है। इसके अलावा कृषि प्रदेशों का जो एक और सीमांकन के लिए उपागम का जो प्रयोग किया जाता है वह है प्रकार्यात्मक प्रदेश। विद्वानों ने इस प्रकार के कृषि प्रदेशों के अध्ययनों में वर्तमान में अधिक रुचि दिखाई है, और कृषि प्रदेश अध्ययन की यह नवीनतम विधि मानी जाती है। इसका महत्व बढ़ता जा रहा है वर्तमान में, क्योंकि 1945 के बाद विश्व के विभिन्न भागों के बीच संबंधों में निरंतर सक्रियता आई है। हम जानते हैं कि संचार क्रांति के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से विश्व के जो देश हैं उनके रिलेशंस में भी चेंजेस आए हैं, और बाज़ार और मांग में भी परिवर्तन आया है। इसके साथ ही यातायात में जो विकास हुआ है उसकी वजह से पूरा विश्व एक बाज़ार और उत्पादन क्षेत्र बन गया है। क्षेत्रीय स्तर पर कृषि के प्रकार्यात्मक संबंधों को कुछ जो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे स्पष्ट किया जा सकता है वह है क्षेत्रीय स्तर पर मांग और पूर्ति की मात्रा, कृषि उत्पादन से आयात और निर्यात का संबंध, कृषि में जो जनसंख्या लगी हुई है उसका प्रतिशत, फिर किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली उस क्षेत्र की कृषि में उपयोग की जा रही है, और इसके साथ साथ ही प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन और प्रति व्यक्ति जो कृषि उत्पाद हैं उनके आयात और निर्यात का आंकलन किया जा सकता है, और कृषि के अंतर्गत पूंजी, यातायात, बाजार जैसे विकासात्मक कार्यों का मूल्यांकन, इन सभी के अध्ययन के आधार पर कृषि के लिए प्रकार्यात्मक प्रदेशों में सीमांकन किया जा सकता है, और उनके बेसिस पर कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया जा सकता है, कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है, और फिर इस प्रकार्यात्मक सीमांकन के बेसिस पे कृषि विकास के लिए नई योजनाएं बना करके उनका क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कृषि प्रदेश सीमांकन के लिए जो विभिन्न मुख्य उपागम हैं उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। टुडे we studied about the major approaches
that are being applied for agriculture regionalization. Thank you.